नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। चर्चा का विषय है सारानुवाद अर्थात जिस्ट ट्रांसलेशन या समरी ट्रांसलेशन। चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं सारानुवाद का आशय एवं स्वरूप, सारानुवाद का महत्व, सारानुवाद के क्षेत्र, सारानुवाद की प्रक्रिया, सारानुवाद की विशेषताएं और सारानुवाद की सीमाएं। तो चर्चा शुरू करते हैं। जब हम सारानुवाद कहते हैं तो उसका अर्थ यह है अनुवाद का सार। सार धन अनुवाद, सार प्लस अनुवाद। अंग्रेजी में इसे समरी ट्रांसलेशन और जिस्ट ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम किसी चीज के जिस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका एसेंस, उसका मूल तत्व क्या है, उसकी सेंट्रल आइडिया यानी प्रमुख बिंदु उसका क्या है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सारानुवाद की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है? सारानुवाद असल में किसी बात के सार संक्षेप को प्रस्तुत कर देना अनुवाद के संदर्भ में सारानुवाद कहलाता है। संक्षेप में अगर इसे हम कहें तो सारानुवाद कथित बातों का यानी कही गई बातों का, कथित का अर्थ यहाँ सोकाल नहीं है, सारानुवाद कही गई बातों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय बिंदुओं का भावात्मक अनुवाद करने की प्रक्रिया है। सारानुवाद क्या है? सारानुवाद किसी कही गई बात या संदेश के मूल तत्वों को और उसके केंद्रीय विचारों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सारानुवाद कहलाती है, जिसे हम जिस्ट ट्रांसलेशन या समरी ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं, समझते हैं। तो जब हम सारानुवाद कहते हैं तो जैसा मैंने बताया कि सार धन अनुवाद, इसका मतलब भावों का सार संक्षेप, विचारों का सार संक्षेप। और इसको जब हम प्रस्तुत करते हैं, इसके केंद्रीय विचारों को प्रस्तुत करते हैं, इसके मूल तत्वों को प्रस्तुत करते हैं, तो यह सारानुवाद कहलाता है। इसे हम संक्षेप में अनुवाद का सार संक्षेप कहते हैं। यानी कहीं चर्चा में, विमर्श में, कही गई रिपोर्ट में जिसका सार संक्षेप हम प्रस्तुत करते हैं दूसरी भाषा में, तो उस प्रक्रिया को हम सारानुवाद के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया में ये दो तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या होती है? क्विक समरी होती है। इसको अंग्रेजी में जब डिफाइन किया जाता है तो उसको कहते हैं क्विक समरी ऑफ द एसेंशियल्स, यानी मूल तत्वों की जो सार संक्षेप में तत्काल जो भूमिका है उसको प्रस्तुत कर देना ही अनुवाद, सारानुवाद कहलाता है, समरी ट्रांसलेशन या जिस्ट ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इसमें क्या सावधानी बरतते हैं? क्विक समरी ऑफ द एसेंशियल्स रादर देन दी होल स्टोरी। पूरी कहानी कहने के बजाय हम उसके सार संक्षेप के, उसके मूल बिंदुओं को, उसके मूल तत्वों को प्रस्तुत करने की जब प्रक्रिया में जाते हैं तो इस प्रक्रिया में हम समरी ट्रांसलेशन या जिस्ट ट्रांसलेशन का उपयोग करते हैं। तो इसलिए समरी का मतलब है कि मूल बातों को प्रस्तुत कर देना। अब इसको दूसरे ढंग से भी समझने की जरूरत है। कुछ लोग उसे संक्षिप्तानुवाद भी कहते हैं। संक्षिप्त में कही गई बात अनुवाद कहलाती है, वो सारानुवाद है। लेकिन सारानुवाद से उसका वैभिन्न भी है, वो उसका अंतर भी है। कैसे अंतर है? कि संक्षेप में जैसे प्रेसी राइटिंग होती है, उसके जो सेंट्रल थीम्स हैं उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है इस पूरी प्रक्रिया में, और वो जो है प्रेसी राइटिंग के रूप में आ जाती है। लेकिन सारानुवाद में जरूरी नहीं है कि केवल उसको कंसाइज कर दिया जाए, उसे छोटा कर दिया जाए, बल्कि उसकी जो थीम है, उसके सेंट्रल व्यू पॉइंट्स हैं, जो उसके मूल तत्व हैं, इसेंशियल मीनिंग्स हैं, उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, जिसके छोड़ देने से अर्थ में क्षरण हो, अर्थ की क्षति हो। ऐसे बिंदुओं को निश्चित रूप से उसमें रखना जरूरी होता है। उसको टाला नहीं जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो जैसा मैंने बताया, सारानुवाद की ये स्थिति है और इसी रूप में हम सारानुवाद को जानते हैं। मतलब
किसी व्याख्यान, किसी विमर्श, किसी परिचर्चा, किसी कथित विचार, कही गई भावना के सार संक्षेप को दूसरी भाषा में दूसरे श्रोताओं तक जो प्रस्तुत कर देने की प्रक्रिया होती है वह सारानुवाद कहलाती है। इसे हम सारानुवाद के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं इस बिंदु पर कि ये जो सारानुवाद की पूरी प्रक्रिया है उसका कैसे उपयोग होता है वो तो हम आगे देखें, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं सारानुवाद का महत्व। सारानुवाद का महत्व इसलिए है, यह इसको दूसरे ढंग से समझें तो सारानुवाद की आवश्यकता क्या है। महत्व और आवश्यकता एक दूसरे से जुड़े हुए तत्व इसलिए हैं कि किसी चीज की आवश्यकता ही उसके महत्व को प्रतिपादित करती है। कोई अनावश्यक चीज हो, कोई अनावश्यक प्रसंग हो, कोई अनावश्यक विचार हो, वो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होता है, इसलिए महत्वहीन हो जाता है। जिस समुदाय, क्षेत्र, व्यक्ति के लिए कोई विचार तत्व महत्वपूर्ण होता है उसको देखने की, समझने की जरूरत है। और इस संदर्भ में अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि जो सारानुवाद है उसका महत्व कई स्तरों पर होता है और वह महत्व निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता के कारण ही होता है। उसका महत्व किस लिए होता है? उसका महत्व सबसे पहले इसलिए होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो परस्पर संवाद होता है, उनके बीच जो प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, डायलॉग होता है, उसमें कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि मान लीजिए 2 घंटे की चर्चा चली, अब प्रेस ब्रीफिंग करनी है तो क्या करेंगे? उसका सार संक्षेप प्रस्तुत करके ही दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा, वही सारांश होता है। और उस सारांश को, उसके कंक्लूजन को, उसके ब्रीफ आउटकम को ही जब हम दूसरी भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं तो वह सारानुवाद हो जाता है। सारानुवाद के रूप में उसे जाना जाता है, समझा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण, उसके विकास और उसके क्रियान्वयन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका महत्व इसलिए है कि अकादमिक विमर्शों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। साहित्यिक और अकादमिक बहसें जब होती हैं, दो भाषाओं के बीच संवाद हो रहा है। मान लीजिए कि एक भाषा का ज्ञानी दूसरी भाषा में कोई बात कह रहा है, वो अर्थ संप्रेषण में समस्या है, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है, ग्राहक है, रिसेप्टिंग लैंग्वेज में जो है रिसेप्टर है, उसको वो बात समझ में नहीं आ रही। तो क्या है कि किसी अनुवादक के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी ने 1 घंटे का व्याख्यान दिया, अब 1 घंटे की सभी बातों को कैसे अनुवाद के स्तर पर लाया जाए, ये संभव नहीं। तब क्या करते हैं? तब हम उसके सार संक्षेप को, उसकी प्रमुख बातों को, उसके जो सेंट्रल थीम्स है उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। वो एक प्रकार से सारानुवाद होता है। इसी तरह संसद की कार्यवाही जब चल रही है, मान लीजिए कि किसी भाषा में बात कही जा रही है और जो सांसद हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, वे दूसरी भाषा को नहीं समझते हैं, तो कैसी व्यवस्था कर दी जाती है कि उसके विचारों के सार संक्षेप को वे समझ सकें, इसके मूल तत्वों को समझ सकें, प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट उनका किया जा सके। ये एक तरह के सारानुवाद की प्रक्रिया का हिस्सा बनता है और इस प्रक्रिया में वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे मैंने बताया, अकादमिक विषय हो, संसद हो और साहित्यिक गतिविधियां हो, इसमें जब हम तत्काल सहजता से किसी भाषा में कहे गए विचारों को दूसरी भाषा के श्रोताओं, व्यक्तियों तक संप्रेषित कर सकते हो, तब हम सारानुवाद का प्रयोग करते हैं। और सारानुवाद का महत्व इस बात को लेकर के है कि क्योंकि वो सारानुवाद की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण होती जाती है कि उसके विचारों को यथावत प्रस्तुत कर दिया जाता है, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी विच्छेद के, और इस प्रक्रिया में जो सुगमता उपलब्ध होती है, इसलिए सारानुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
और यह उसका महत्व ही उसकी आवश्यकता को प्रतिपादित करता है, उसकी नेसेसिटी को भी रेखांकित करता है, सिद्ध करता है। अब हम चलते हैं कि सारानुवाद के क्षेत्र। अब महत्व से क्षेत्र का जुड़ाव होना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि कोई बात महत्वपूर्ण उसी क्षेत्र में होती है जिसमें उसकी आवश्यकता होती है। तो महत्व, क्षेत्र, आवश्यकता ये अंतर संबंधित विषय हो सकते हैं, क्योंकि इनके अभाव में एक दूसरे की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका विश्लेषण संभव ही नहीं है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो सारानुवाद के जो क्षेत्र हैं उसमें प्रमुख क्षेत्र है साहित्य। अब साहित्य में क्या होता है, विभिन्न भाषाओं के साहित्य के बीच अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए, उनके बीच इंटरैक्शन स्थापित करने के लिए, उनके विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में संप्रेषित करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें सारानुवाद उपयोगी होता है। सारानुवाद के क्षेत्रों में इसको हम शामिल कर सकते हैं, और न केवल शामिल कर सकते हैं बल्कि इसके महत्व को भी हम संपादित कर सकते हैं, निष्पादित करते हैं, उसको रेखांकित कर सकते हैं। अब साहित्य का क्षेत्र इतना विशिष्ट है कि विभिन्न भाषाओं में साहित्य लिखे जाते हैं। किसी व्यक्ति या किसी साहित्यकार के लिए संभव नहीं कि सभी भाषाओं का वह ज्ञाता हो। सभी भाषाओं की जानकारी के अभाव में क्या दूसरी भाषा में लिखे गए साहित्य से परिचित होना आवश्यक नहीं है? ऐसा संभव नहीं है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व एक समुदाय है, तो सभी भाषाओं में लिखे गया साहित्य भी एक दूसरे को साहित्यिक मूल्यों से जोड़ता है, मानव मूल्यों से जोड़ता है, और जो मानवीय गुणों से उसे पुष्ट करता है, भावनात्मक संवेदनशील मुद्दों से जोड़ता है, सामाजिक सरोकारों से जोड़ता है। इसीलिए एक भाषा में रची हुई बातों को दूसरी भाषा में अभिव्यक्त कर देना आवश्यक हो जाता है, और इस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए तत्काल अनुवाद तो पूरे साहित्य का होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन जब साहित्यिक संवाद होना है, लिटरेरी डायलॉग को मेंटेन करने के लिए, उस पूरी प्रक्रिया में सारानुवाद बहुत ही उपयोगी हो जाता है। क्योंकि सार संक्षेप में किसी विमर्श में, किसी साहित्यिक चर्चा के क्रम में जो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनके बीच संवाद होता है, उनके बीच ये आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान होता है। अब हम चलते हैं कला के संदर्भ में। कला के प्रसंग में कि कला का अप्रिशिएशन ऑफ आर्ट करना हो, या एनालिसिस ऑफ आर्ट फॉर्म हो, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है या कोई भी पेंटिंग है, जो कंप्लीट पेंटिंग है, फुल पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, उसका अप्रिशिएशन, एनालिसिस तभी संभव होगा जब हम, मान लीजिए कि किसी दीर्घा में गए हैं, किसी गैलरी में गए हैं, और हमको घंटों देखने के बाद किसी से संक्षेप में उसके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो सार संक्षेप में वो कुछ निष्कर्ष को प्रस्तुत कर देता है, कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत कर देता है, जिससे हम जान जाते हैं कि असल में वो किस संदर्भ में है, उसका औचित्य क्या है, उसका जो पर्सपेक्टिव क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, उसके संदर्भ, उसके महत्व, उसकी प्रासंगिकता, इन बिंदुओं पर, और उसकी जो सेंट्रल थीम है किसी पेंटिंग की, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि हमारी मन की जो व्याख्या है वो किसी अन्य दिशा में जाती है, लेकिन जो अप्रिशिएटर है, जो आर्टिस्ट है, जो आर्ट क्रिटिक है, उनको पता होता है कि किससे संबंधित ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग में क्या बात कही गई। इसलिए ऐसी कलाओं की व्याख्या के संदर्भ में भी उसको सार संक्षेप में प्रस्तुत करना जरूरी हो जाता है। इसलिए वहां भी सारानुवाद की आवश्यकता प्रतीत होती है, और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सारानुवाद के क्षेत्र में जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें कला भी शामिल है। अब हम आते हैं जनसंपर्क। जनसंपर्क, ये मीडिया, जनसंवाद, इन विषयों से जुड़ा हुआ है, और मीडिया, जन संवाद, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए विषय के रूप में सारानुवाद कितना उपयोगी, कितना अर्थमान है, इसके महत्व को इसी तरह से समझा जाता है कि अचानक कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, अचानक कुछ ऐसा मुद्दा आ जाता है जिस पर किसी अन्य भाषा में विस्तार से चर्चा है, लेकिन दूसरी भाषा में कैसे, क्या उसका शब्दशः अनुवाद किया जाएगा? नहीं, भावों के अनुवाद से भी काम नहीं चलेगा। तो प्रमुख जो हाइलाइट्स है, जो प्रमुख बिंदु है, उसको प्रस्तुत कर देने से उस कार्य की पूर्णता हो जाती है, वो कार्य संपन्न हो जाता है। इसलिए देखना जरूरी है कि कैसे जनसंपर्क के क्षेत्र में
सारा अनुवाद उपयोगी हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है, औचित्यपूर्ण हो जाता है। और जन संपर्क और मीडिया के क्षेत्र में भी सारा अनुवाद कितना आवश्यक है, त्वरित निष्पादन कर देता है, इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए, इंस्टेंट इमेज और प्रोजेक्शन के लिए कितना जरूरी है सारा अनुवाद, उस संदर्भ में इसके महत्व को रेखांकित करने की जरूरत है। और ये इसके क्षेत्रों के प्रमुख भूभागों में से एक है, क्योंकि अगर मीडिया से सारा अनुवाद को हटा दिया जाए तो शायद सारा अनुवाद का महत्व बहुत कमतर हो जाएगा, बहुत मूल्यहीन हो जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो सारा अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों में जनसंपर्क का क्षेत्र भी आता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में जब हम राष्ट्रों के बीच संवाद करते हैं, कूटनीतियां रचते हैं, जो डिप्लोमेसी बनाई जाती है, जो पीछे से, पर्दे के पीछे से कूटनीति बनाई जाती है, आंतरिक कूटनीति बनाई जाती है, बाह्य कूटनीति बनाई जाती है, और ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो डिस्कशन होते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि लंबी लंबी बहसों को यथावत प्रस्तुत कर दिया जाए। दो भाषाओं के लोग आते हैं तो क्या होता है, व्याख्याकार इंटरप्रिटेशन कभी कभी जब पूरे संवादों का करता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता होती है कि उसके सार संक्षिप्त रूप को प्रस्तुत कर दिया जाए, उसके मूल आशय को बिना किसी रुकावट के बदले हुए, उस पर छेड़छाड़ किए बिना, उसमें परिवर्तन किए बिना अगर इस पूरी प्रक्रिया को निष्पन्न कर दिया जाता है, संपन्नित कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो गतिविधि अपनाई जाती है निश्चित रूप से वो सारा अनुवाद की गतिविधि होती है। उसे इसी संदर्भ में देखने समझने की जरूरत है। फिर आते हैं अकादमिक विमर्श की। अकादमिक विमर्श, जैसे मैंने बताया, अकादमिक विमर्श इसलिए भी मूल्यवान है, इसलिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि आप देखिए कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी तो फ्रेंच में लिखी गई थी, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ, तो दरिडा का पूरा चिंतन, उत्तराधुनिक चिंतन हमारे सामने आया। ये तो हो गई पूर्ण अनुवाद की बात, कंप्लीट ट्रांसलेशन या फुल ट्रांसलेशन की। लेकिन अगर उसके सार संक्षेप को किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाना हो, तत्काल कोई प्रेस ब्रीफिंग हो रही हो, तो अगर उस भाषा का ज्ञाता ना हो तो कैसे फिर अपनी बातों को कह सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम अकादमिक विमर्श में, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, मैं विश्व भारती में एक बार व्याख्यान देने गया, वहाँ बहुत से लोग बांग्ला में अपनी बातें रख रहे थे, तो उसके सार संक्षेप को समझे बिना कैसे हम सारी बातों को समझेंगे। तो क्या होता था, बाद में हम किसी से ग्रहण करते थे, किसी से पूछते थे कि जो बातें उन्होंने कही 1 घंटे के व्याख्यान में, 30 मिनट के व्याख्यान में, उसके आधार पर हम कैसे अपनी बात करें। मान लीजिए मैं जाके वहाँ अपनी ही बात हिंदी में रख रहा हूँ या अंग्रेजी में रख रहा हूँ, पर हमें पूर्व वक्ताओं की बातों को भी तो समझने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में अकादमिक विमर्श के लिए भी सारा अनुवाद बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है, और सारा अनुवाद का क्षेत्र अकादमिक विमर्श के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, इसको हम समझ नहीं सकते। और अकादमिक विमर्श में क्या करते हैं, विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान का त्वरित संप्रेषण और हम बोध कराते हैं, उसको रेखांकित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं सारा अनुवाद की प्रक्रिया के संदर्भ में। सारा अनुवाद कैसे होता है? सबसे पहले अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। अर्थ ग्रहण यानी रिसेप्शन ऑफ मीनिंग, मूल भाषा में जो बात कही गई है उसमें कौन कौन सी बातें हैं, उसके मूल अर्थ को समझने की जरूरत है। अगर वो समझ में ही नहीं आई तो फिर हम उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे। और इस प्रक्रिया में 1 बार 2 बार नहीं, कई बार पढ़ना पड़ता है, बारंबार उसका पठन करना होता है, उसका मनन करना होता है, इसका चिंतन करना होता है, उसका समायोजन करना होता है। तो बार बार हम क्या करते हैं, रिसेप्शन ऑफ मीनिंग करते हैं। सबसे पहले हम उसके अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर मूल बिंदुओं का रेखांकन है, अंडरलाइनिंग दिस सेंट्रल आइडिया, की पॉइंट्स क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या है, उसको 2-4 बार पढ़ने की प्रक्रिया के बाद हम जान जाते हैं कि प्रमुख बिंदु ये है। और उस प्रमुख बिंदु के रेखांकन के पश्चात हम जानते हैं कि
जो सेंट्रल आइडियाज है वो हाईलाइट रहे और उसमें से कोई महत्वपूर्ण विचार छूटने न पाए, तभी तो हम संप्रेषित कर पाएंगे। फिर इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि हम संक्षेपीकरण करते हैं, एक तरह से प्रिसीजन करते हैं, प्रिसाइजिंग द प्रोसेस ऑफ मीनिंग। उस प्रोसेस को प्रिसाइज करते हैं और जो कंटेंट है उसको प्रिसाइज करते हैं, अंतर्वस्तु को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हाईलाइटिंग दी सेंट्रल पॉइंट्स, जो प्रमुख बिंदु है उनका रेखांकन करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर पाठ विश्लेषण करते हैं, टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं और टेक्सचुअल डिस्कोर्स जो होता है उसमें हम कंट्रास्टिव एनालिसिस का भी उपयोग करते हैं, व्यतिरेकी विश्लेषण का भी उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया संपन्न होती है, कैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, सारा अनुवाद। फिर हम चर्चा करते हैं कि सारा अनुवाद का एग्जीक्यूशन, सारा अनुवाद का क्रियान्वयन कैसे होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हम ध्यान देते हैं, उसका संपादन भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं कि जो प्रमुख बिंदु है उसमें से कोई भी बिंदु छूटने न पाए, जो महत्वपूर्ण विचार है वे अधूरे न रह जाएं, जो उसका मंतव्य है, जो कनोटेशनल मीनिंग है स्पीकर की, वो दूसरी भाषा में पहुंचने से वंचित न रह जाए। इन सभी बातों का ध्यान करके तब हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, तब हम उसका क्रियान्वयन करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखें। ये देखिए, ये कई कथित किताबी बातों से बहुत सारा जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसमें कुछ बिंदु हमने लिए हैं, लेकिन ये व्याख्या, ये विचार हमारे हैं और इसमें से बहुत से तत्व भी मैंने जोड़े हैं। जैसे किसी पुस्तक में बहुत सी चीजें नहीं लिखी हो सकती हैं, मान लीजिए हमने एग्जीक्यूशन की बात की, मैंने टेक्सचुअल एनालिसिस की बात की, उसमें प्रिसीजन की बात की, ये किसी पुस्तक से कही गई जुड़ी हुई बातें नहीं, कुछ बातें किसी पुस्तक में उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे मौलिक विचार हैं, पर ये बिल्कुल उससे जुड़े हुए हैं और उनका भाष्य मैं कर रहा हूँ, उनका विश्लेषण विवेचन आपको सहजता से समझाने की प्रक्रिया में कर रहा हूँ। ये इसके आधार पर अगर आप पुस्तक से मिलान करेंगे तो आपको वो खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि ये किसी पुस्तक के आधार पर बनाए गए विचार नहीं। अब हम आते हैं सारा अनुवाद की विशेषताओं में भी ये सारे जो विचार हैं, जैसे मैंने बताया, इसमें मेरा विश्लेषण है, इंटरप्रिटेशन है, इसलिए इसको इसी ढंग से समझने की कोशिश। सारा अनुवाद की विशेषताओं में हम किसको देखते हैं? सबसे पहले तो उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो डोमेन नॉलेज होना चाहिए। अगर डोमेन नॉलेज नहीं है तो हम सारा अनुवाद कर ही नहीं सकते हैं, सही ढंग से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, सही ढंग से उस निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच सकते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है। हम तो उसके अवान्तर प्रसंगों को, गौड़ प्रसंगों को ही मुख्य मान बैठेंगे अगर हमें उस विषय का पर्याप्त और समुचित ज्ञान नहीं होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, हाईलाइट करने चाहिए उस पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को प्रमुखता से रेखांकित करने की जरूरत। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें सूचना तथा तथ्यों की प्रधानता पर बल देना चाहिए। हम इसमें अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के बजाय जो दिया गया विचार है, सारा अनुवादक को क्या करना चाहिए कि अपने विचारों को व्यक्त करने के बजाय उसे तथ्यों और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर विचारों को सीक्वेंस, सिंक्रोनाइजेशन भी करना चाहिए, उसको सुसंगठित ढंग से दिखाना चाहिए, उसमें साम्य हो, कोई व्यतिरेक न आए और सूचनाओं का क्रम सही ढंग से हो, ये भी देखने की जरूरत है। विचारों का क्रम भी महत्वपूर्ण हो, विचारों के क्रम की जो लय है, यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी है, आंतरिक सुसंगति है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और फिर उस प्रक्रिया में हम विश्लेषण कैसे होता है ये भी देखते हैं, और विश्लेषण के बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, वो कुल मिला के प्रस्तुतिकरण सही ढंग से हुई है कि नहीं, कि मूल विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त कर दिया जाए। जो मैंने पहले कहा कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, वहां से कुछ बिंदु हो सकते हैं, बहुत सी व्याख्याएं मेरी है, तो इसको इसी संदर्भ में जोड़कर देखने की आवश्यकता है। अब सारा अनुवाद की सीमाएं क्या है? सारा अनुवाद उपयोगी है, सारा अनुवाद महत्वपूर्ण है, सारा अनुवाद जरूरी भी है, लेकिन
सारानुवाद की प्रक्रिया कैसे होती है, इन सब बातों को जानने के बावजूद हम जानते हैं कि सारानुवाद की सीमाएं क्या है, उसकी प्रमुख सीमाएं कहाँ से आती हैं। तो हम देखते हैं मुख्य सीमा वहां से शुरू होती है जिसका जिक्र अभी हमने किया, डोमेन नॉलेज यानी विषय का ज्ञान। सभी सारानुवादक को सभी विषयों का समुचित ज्ञान हो ये संभव नहीं, और ये उसकी ज्ञान की जो सीमा है वो अनुवाद की सीमा भी बन जाती है। उस विषय के समुचित ज्ञान के अभाव में सही ढंग से वो प्रमुख विचारों को केंद्रीयता के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाता है, और उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, भूल रह जाती है, और उस भूल को सुधारने का अवसर भी बाद में नहीं मिलता है, क्योंकि विषय का ज्ञान समुचित ढंग से जो सारानुवादक है उसको होता ही नहीं, तो फिर कैसे वो उस प्रक्रिया का विशेष स्तर पर आख्यान प्रस्तुत कर सकता है, उसका निष्पादन कर सकता है। दूसरी समस्या रहती है कि मूल विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों की उपेक्षा हो जाती है। हम जब सेंट्रल पॉइंट्स बनाते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ये फिर मैं कहूँगा दीज आर माई ओन आइडियाज, तो हम क्या करते हैं, बहुत से स्केप हो जाता है, बहुत सा उससे विचलन हो जाता है, और जो प्रमुख तथाकथित प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम फिर जो है अन्य विचारों को भूल जाते हैं। हो सकता है कि जो प्रस्तुता है, जो प्रेजेंटर है, उसके मन में दूसरे विचार भी महत्वपूर्ण रहे हों, तो उनकी उपेक्षा हो जाती है। फिर क्या होता है कि कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो है पार्शियल इंटरप्रिटेशन होता है, आंशिक प्रस्तुतिकरण होता है, आंशिक व्याख्या होती है, इसलिए संपूर्ण व्यक्तित्व जो प्रस्तुता का है वो सामने आ ही नहीं पाता है, और सारानुवादक अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गति से वो चीजें प्रस्तुत कर देता है जो उसे उपयोगी लगती हैं। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चीजों की हो नहीं पाती, ये उसकी सीमा है। हम फिर एक और महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं कि अभिव्यक्ति का कौशल इसमें नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल इसमें नहीं दिखाई देती है, संप्रेषणीयता का कौशल नहीं दिखाई देता है, शैलीगत वैशिष्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि किसी एक शैली की ओर केंद्रित करके वो विचारों को रखता है, और शैली, भाषा, काव्य सौंदर्य इन विषयों पर अनुवादक का ध्यान ही नहीं जाता है। उसका मूल सरोकार रहता है विचारों को कैसे पहुंचाया जाए, और सार संक्षेप में मूल बिंदुओं की उपेक्षा किए बिना कैसे विचारों को प्रस्तुत कर दिया जाए। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। इनको आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत धन्यवाद।